नमस्कार, आप सभी का बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है। मैं संजय कुमार तिवारी। तो अभी ये तीसरा वीडियो है इस डिसीज्ड अकाउंट्स से संबंधित सेटलमेंट और कैसे करना है उसका ये तीसरा वीडियो है, जो पर्टिकुलरली एनआरआई डिपॉजिटर या एनआरआई क्लेमेंट पे निर्धारित है। तो एनआरआई का मतलब आपको पता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। वो इंडियंस जो अब्रॉड में जाके सेटल हो गए हैं, दे आर कॉल्ड एनआरआईज। उसका कुछ डेफिनेशन है फेमा के हिसाब से, तो वो अलग से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट सिंपली वी शुड नो एनआरआई मीन्स न्यू नॉन रेसिडेंट इंडियन। नाउ इनका कैसे हम सेटलमेंट करेंगे? अगर आपको रेसिडेंट इंडियंस के लिए या फिर उनके बैंक अकाउंट्स या लॉकर से संबंधित अगर गाइडलाइंस चाहिए, तो दो वीडियोस उसके ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन एनआरआई डिपॉजिटर और एनआरआई क्लेमेंट। तो दो तरह के केस होंगे, चाहे तो जो डिपॉजिटर है वो खुद एनआरआई है और उसके खाते यहाँ थे, पैसा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो डिपॉजिटर थे वो तो इंडियंस मतलब रेसिडेंट थे, लेकिन जो क्लेम कर रहे हैं उस डिपॉजिट को वो नॉन रेसिडेंट है, बाहर रहते हैं। तो लेट अस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द केस वेयर डिपॉजिटर इज अ नॉन रेसिडेंट, मतलब उन नॉन रेसिडेंट का पैसा यहाँ जमा है, एंड नाउ दैट और क्या हुआ है कि ही हैज़ पास्ड अवे अब्रॉड। तो उनका खाता तो यहाँ है, लेकिन उनका डेथ कहाँ हुआ? बाहर हुआ है। अब उनके जो लीगल हेयर्स अपने पास आएंगे, तो क्या होगा कि सबसे पहला तो इशू आएगा डेथ सर्टिफिकेट का, कि डेथ सर्टिफिकेट जो है वो हम कैसे समझेंगे। मान लो किसी का डेथ जो है दुबई में हो गया, तो अब दुबई का डेथ सर्टिफिकेट वो लेके आएगा, तो हम कैसे समझेंगे वो डेथ सर्टिफिकेट सही है गलत है एज अ बैंकर? तो एज अ बैंकर हमको क्या करना पड़ेगा कि चाहे तो उस कंट्री के नोटरी पब्लिक से सर्टिफाइड होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, या फिर उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी होगा हमारा, तो हमारे हाई कमिश्नर साहब जो है अटेस्ट करके अगर दे देंगे उस डेथ सर्टिफिकेट को, तब भी ठीक है। तीसरा, कि अगर मान लो आपका बैंक का कोई फॉरेन ऑफिस है, वहाँ पे आपका ब्रांच है दुबई में, तो वो ब्रांच भी, लेकिन वो जहाँ पे परमिसिबल है कि वो अटेस्टेशन कर सकते हैं एज़ पर लोकल रेगुलेशंस, तो बैंक भी, आपके बैंक ब्रांच के ऑफिशियल्स भी उसको सर्टिफाई करके अटेस्ट करके दे सकते हैं। और चौथा है कि उस कंट्री का, मान लो दुबई है तो यूएई का हाई कमीशन यहाँ होगा, एम्बेसी यहाँ इंडिया में जो होगा, वहाँ भी हम अटेस्ट करा सकते हैं। तो ये चार तरीके से उस डेथ सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराना पड़ेगा, सर्टिफाई कराना पड़ेगा। बिकॉज किसी फॉरेन कंट्री का डेथ सर्टिफिकेट हम कैसे वेरीफाई करेंगे? सो दीज आर द फोर सोर्सेस जहाँ से हमको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये पहली बात है। लेकिन अब इसके अलावा डेथ हुआ है, उसको और फर्दर कोरोबरेट करने के लिए कोरोबरेटरी एविडेंस हम मांगेंगे कि भाई सही में डेथ हुआ है, तो कुछ और चीज़ें भी होंगी। जैसे मान लो डिसीज्ड का कोई इंश्योरेंस क्लेम होगा फॉरेन कंट्री में, ठीक है, तो भाई वो इंश्योरेंस क्लेम का एविडेंस दे दीजिए कि आपका क्लेम का कोई सेटलमेंट वहाँ हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा कोई वहाँ के कंट्री में बैंक अकाउंट होगा उनका, उसका कुछ सेटलमेंट हुआ होगा, उसका अगर हमको कोई एविडेंस दे दे जो क्लेमेंट्स है, या फिर वहाँ वो कोई नौकरी करते हो, उनका टर्मिनल बेनिफिट्स का सेटलमेंट हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई वहाँ जो है हॉस्पिटल या लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ का कोई अगर डेथ एविडेंस ऑफ डेथ है, तो वो भी, तो कोरोबरेटरी एविडेंस मतलब डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ ये हम एडिशनल एविडेंस के रूप में ले सकते हैं टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई कि हाँ सही में डेथ हुआ है। सो दिस इज़ फर्स्ट। एंड देन नाउ इन केस ऑफ क्लेमेंट्स, अभी क्लेमेंट्स आर एनआरआई, वो बाहर रहते हैं, दे आर स्टेइंग अब्रॉड, and it is not possible for them to come to India for completion of formalities. तो पहला केस हमने देखा था कि एनआरआई डिपॉजिटर बाहर मर गया, तो उस केस में क्या क्या हमको डेथ सर्टिफिकेट का एविडेंस के लिए क्या करना होगा। अभी डिपॉजिटर यहाँ है लेकिन उसके क्लेमेंट्स जो हैं बाहर हैं, तो कैसे करेंगे? तो अगर क्लेमेंट्स इंडिया नहीं आ सकते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अब्रॉड में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ बैंक्स फॉरेन ऑफिस,
तो अगर आपका बैंक का कोई फॉरेन ऑफिस है तो वहाँ उनके सामने ऑफिशियल्स के सामने डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करके भेजेंगे, या फिर इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स के सामने वो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे और इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन आवर प्रेजेंस, वहाँ साइन करके देंगे, तो वो हो सकता है। एंड तीसरा, दे कैन अपॉइंट अटॉर्नी फॉर प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑब्टेन पेमेंट अगेंस्ट एफिडेविट इंडेमनिटी श्योरिटी। तो वो अटॉर्नी भी, वकील भी अपॉइंट कर सकते हैं। द प्रोसीजर इज दैट दे शुड एग्जीक्यूट वैलिड पावर ऑफ अटर्नी। अब वहाँ से वो आ नहीं सकते हैं तो यहाँ किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे देंगे और वो फिर पूरा एग्जीक्यूट करेगा। एंड दैट पावर ऑफ अटर्नी शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाय इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स। तो जो भी विदेश से आएगा तो उसको इंडियन एम्बेसी से हम सर्टिफाई करा के मंगाएं, ठीक है। देन द एसेट्स ऑफ द डिसीज्ड एनआरआई अकाउंट होल्डर। अब क्या होगा कि अब ये दोनों केस में, अब मान लो डिसीज्ड एनआरआई अकाउंट होल्डर है तो उसका एसेट सेटल करने के लिए जो लीगल हेड्स को हम देंगे वो एज पर पर्सनल लॉ ऑफ सक्सेशन, डिफरेंट जो रिलीजन्स है उनके अपने अपने लॉ ऑफ सक्सेशन अलग अलग है। हिंदू सक्सेशन है, मुस्लिम का अलग है, क्रिश्चियन का, तो वो जो भी उसके रूल्स है उसको फॉलो करते हुए हमको सेटल करना है, ठीक है। और ये जो रूल है ये चाहे तो रेसिडेंट इंडियन हो, एनआरआई हो, पीआईओ हो, पीआईओ का मतलब हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फॉरेन नेशनल हो, सभी में लागू होता है। लेकिन अगर कोई कोर्ट ऑर्डर या लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन किया गया है देन प्रोसीड्स कैन बी सेटल्ड बाय कोर्ट ऑर्डर। अभी फॉरेन कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो उस केस में क्या होगा कि एंसिलरी और रीसीलिंग ऑर्डर शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडियन कोर्ट अंडर सेक्शन 228 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो फॉरेन कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो उसका रीसीलिंग या एंसिलरी ऑर्डर जो है हमारे इंडियन कोर्ट से ऑब्टेन करना पड़ेगा। फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज श्योरिटीज। तो जो हम श्योरिटीज लेते हैं क्लेम सेटलमेंट के लिए, तो इसमें फॉरेन नेशनल्स को हम एज श्योरिटीज नहीं ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ। सो लीगल रिप्रेजेंटेशन के केस में विल प्रोबेटेड बाय इंडियन कोर्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जैसे आप रेसिडेंट का अकाउंट सेटल करते हैं वैसे कर सकते हैं। लेकिन सपोज विल इज़ प्रोबेटेड बाय फॉरेन कोर्ट, तो उसका जो प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द विल इशूड बाय फॉरेन कोर्ट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट्स इन इंडिया। तो जो फॉरेन कोर्ट का कोई भी आएगा डॉक्यूमेंट तो हम इंडियन कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करेंगे एंड देन दे विल ग्रांट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ इनहेरिटेंस या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन कोर्ट का है तो हमको एडिशनल ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, खाली केवाईसी प्रॉपर करके जो बेनिफिशियरीज उनको आइडेंटिफाई करके। तो जहाँ भी हमारे पास सक्सेशन सर्टिफिकेट इंडियन कोर्ट का है तो हम जो भी सक्सेशन सर्टिफिकेट में बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम क्लेम सेटल कर सकते हैं। सो अगर फॉरेन कोर्ट ने दिया है यही डॉक्यूमेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट तो देन if issued by a superior court of a reciprocating territory as notified by central government, then claimants to obtain a grant from competent district court in India for executing the certificate. In case where such certificate is not issued by superior court of reciprocating territory, then claimant may be advised to file an application before appropriate district court. तो आप देख सकते हैं कि जहाँ भी फॉरेन का सक्सेशन सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उसको हमको अपने कॉम्पिटेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोकल जो भी इंडियन कोर्ट है वहाँ से हमको उसको सेपरेट सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ सर्टिफिकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट में बैंक अकाउंट मेंशन ही नहीं किया है तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन हम ट्रीट ही नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन से बैंक अकाउंट के लिए ये सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. I hope you liked the video, and if you liked the video, please press the bell icon and please subscribe to the channel.